हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का फुल सॉल्यूशन एक वीडियो में देखेंगे। बस रोज़ की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हो सके आपको समय मिले तो 2 या 3 बार देखें। आपको सवाल आसान तरीके से, अच्छी तरीके से आ जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो रोज़ की तरह हम अपने वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल सुविचार से करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके ज़िंदगी में भी कोई छाप छोड़ जाए। आप काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। आप काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं। अरे भाई, ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं। आप कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाओ। अरे ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, आप कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाओ। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप अच्छे से अच्छा काम करो और अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करो। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रोज़ की तरह ही जब तक मैं सवाल शुरू नहीं करूंगा हल करना, तब तक आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपके पास बुक है तो वीडियो देखते समय बुक भी अपने पास रखें और समाजनों को टिक लगाए। आज का जो सवाल है वो बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आज आपको पहले से ही व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट दिया हुआ है। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि जब सब दिया ही हुआ है तो हमें करना क्या है। तो सब दिया तो है, लेकिन उसमें कुछ भूले हैं, समाजनों की असर करना उसमें रह गया है। तो उसको सुधार कर हमें एक तरह से सुधारा हुआ वार्षिक हिसाब तैयार करना है। तो देखिए पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 12। धारा और मीरा 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उनके साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब निम्नानुसार है। डायरेक्ट वार्षिक हिसाब ही दिया हुआ है। धारा और मीरा के साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/17 को पूरे होने वाले वर्ष का व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। आप देख सकते हैं व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एक साथ में मिक्स करके दिया हुआ है। हमने सुधारा हुआ व्यापार खाता यानी छोटा सा व्यापार खाता अलग से बना लिया है। लाभ हानि खाते में थोड़ी ज़्यादा जगह लगती है, इसलिए इतना और इतना जगह उसके लिए रखा है। लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और पक्की तलपट ऐसा बना लिया है। अभी आपको वहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, बाकी उसके नीचे पक्की तलपट है। अब पीछे देखेंगे आप पेज नंबर 82 पर, तो धारा और मीरा के साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/17 के रोज का पक्की तलपट दिखाई देगा। पक्की तलपट भी जैसा आप कक्षा 11 में पूंजी शुद्ध लाभ घटाव आहरण, मीरा का भी पूंजी प्लस शुद्ध लाभ घटाव आहरण, लेनदार, देनी हुंडी, ये सब पूंजी दायित्व में दिया हुआ है। संपत्तियां में भी स्थायी संपत्तियां, प्लांट मकान, प्लांट यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, चालू संपत्तियां में रोकड़ शेष, बैंक शेष, लेनी हुंडी और देनदार दिया हुआ है। अब देखते हैं समायोजन। वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि इसी वजह से हमें सुधारा हुआ वार्षिक हिसाब तैयार करना है। इसलिए वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 5% ब्याज गिनना रह गया है। तो आप लगा सकते हैं पूंजी पर नंबर 1, पूंजी कहाँ मिलेगा आपको, तो पक्की तलपट दिया हुआ है, उसी में लिखा हुआ है धारा की पूंजी और उसी के नीचे मीरा की पूंजी, दोनों पे नंबर 1 लगाना है। दूसरा, मकान पर 10% की दर से घिसाई गिनना है, तो मकान आपको संपत्ति वाले साइड पे मिलेगा। पहले नंबर पे ही है मकान, उस पर नंबर 2 गिनना है। चर्चा में नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आपको पूंजी का ब्याज कहाँ लिखते हैं वो भी मालूम है कि पूंजी का ब्याज पूंजी के नीचे और क्रॉस एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में। उसी तरह से घिसाई जिस संपत्ति के बारे में कहा है, मकान में से कहा है तो मकान में से माइनस करेंगे और लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। तीसरा, वेतन का 400 पूर्वदत्त है। पूर्वदत्त है मतलब अग्रिम चुकाया है, तो पीछे के पेज पर वेतन, पेज नंबर 81 पर वेतन खर्च के रूप में लिखा हुआ है। नीचे से तीसरे नंबर पे है वेतन, उस पर नंबर 3। पूर्वदत्त का मतलब होता है अग्रिम चुकाया, और अग्रिम चुकाया तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और कहाँ पे लिखेंगे, संपत्ति लेना में हम लिखेंगे। है विनियोग पर 800 ब्याज मिलना बाकी है, तो वो भी आपको संपत्ति लेना में मिलेगा। स्थायी संपत्ति में चौथे नंबर पे है तो उस पर नंबर 4 लगा देंगे। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए विनियोग में से ब्याज को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और लाभ हानि खाते के जमा में लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए क्या है, वो आय है। उसके बाद नंबर 5 है डूबत ऋण अनामत 1200 रखना है। तो डूबत ऋण या डूबत ऋण अनामत या घिसाई उन सबकी एक जैसी एंट्री होती है, जिसके बारे में कहा होगा उसमें से माइनस करेंगे। और लाभ हानि के उधार में तो डूबत ऋण अनामत किस पर होता है, देनदार पर। देनदार आप संपत्ति साइड पे देख सकते हैं सबसे नीचे, उस पर नंबर 5, वहाँ से हम माइनस करेंगे और लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। छठा है उधार खरीदी का 1600 लिखना बाकी।
खरीदी का लिखना बाकी हो या बिक्री का लिखना बाकी हो, जिसके बारे में कहा उसमें जोड़ेंगे। तो खरीदी का लिखना बाकी है तो खरीदी में जोड़ेंगे, तो खरीदी पीछे नहीं दिया हुआ है, उसके बदले में आप देख सकते हैं पेज नंबर 81 पर बेचे गए माल की लागत दिया हुआ है। तो बेचे गए माल की लागत को ही अभी खरीदी समझना है, तो उस पर नंबर आपको 6 लगा देना है। और उधार खरीदी हम किससे करते हैं? लेनदार से करते हैं, तो लेनदार आपको पूंजी दायित्व में मिलेगा, नीचे से दूसरा, उस पर भी नंबर 6 लगा देना है। तो खरीदी का हम खरीदी में जोड़ेंगे और लेनदार में जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा समायोजन हो गया। करना क्या है? तो नीचे देखिए लिखा हुआ है सुधारा हुआ व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता और पक्की तलपट। सुधारा हुआ व्यापार खाता, सुधारा हुआ व्यापार खाता ही नहीं, सबके लिए सुधारा हुआ ही वर्ड आएगा। अब मैंने ऊपर लिख दिया है, उसका मतलब कि अब नीचे जो भी बना हुआ है वो सुधारा हुआ ही बना हुआ है। सुधारा हुआ व्यापार खाता, सुधारा हुआ लाभ हानि खाता, सुधारा हुआ लाभ हानि वितरण खाता। पूंजी खाता उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन हम अपने समझने के लिए छोटा सा बना लेंगे। अगर हम नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि पूंजी भी लिखना है, पूंजी का ब्याज भी करना है, फिर माइनस आहरण, फिर शुद्ध लाभ या वितरण पात्र लाभ जो भी होगा वो ऐसे काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने एक छोटा सा पूंजी खाता भी बना लिया है। चलिए आप शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 78 पर आप देख सकते हैं आपको व्यापार खाता और लाभ हानि खाता दिया हुआ है, तो बस आपको देखकर ही लिखना है। हाँ, जिस समय समायोजन है उसमें थोड़ा रुकना है, बाकी आपको देख कर ही सेम एंट्री लिखनी है। तो सबसे पहला है बेचे माल की लागत। तो बेचे माल की लागत कहाँ पे लिखना है? तो आपको व्यापार खाते के उधार में लिखना है, उधार में तो दिया ही हुआ है। तो बेचे माल लागत, अब जगह नहीं है इसलिए बेचे माल लागत लिख रहा हूँ। कितना है बेचे माल की लागत? 4,64,000। थोड़ा बाहर तक चला गया है, आप देखिएगा थोड़ा। प्लस लिखना बाकी, समायोजन है उस पर, कौन सा समायोजन है? तो आपने टिक लगाया है उस पर, छठा समायोजन है। लिखना बाकी कितना है? तो 1600। तो 1600 हम जोड़ देंगे, 4,64,000 में 1600 जोड़ोगे तो 4,65,600। उसके बाद ऑफिस खर्च, ऑफिस खर्च ही नहीं, ऑफिस खर्च, शोरूम का भाड़ा, पैकिंग खर्च, डूबत ऋण, विज्ञापन खर्च, बिक्री वितरण खर्च, वित्तीय खर्च, फुटकर खर्च, वेतन, कर, बीमा, सब कुछ देखकर लाइन से लाभ हानि खाते में लिख देना है। अब बात रही शुद्ध लाभ का, तो वो तो जब हम हल करेंगे पूरा तब हमें मालूम पड़ेगा कि शुद्ध लाभ आएगा कि शुद्ध हानि आएगा और कितना आएगा, क्योंकि उसमें कुछ समायोजनों की असर करना अभी बाकी है। जमा में देखेंगे तो बिक्री, तो पहले बिक्री व्यापार खाते में आता है, इसलिए व्यापार खाते में पहले लिख दे रहा हूँ। बिक्री कितना? 7,84,000। और उसके बाद फुटकर आय, ये लाभ हानि खाते में आएगा, एक लाइन ऊपर से सकल लाभ के लिए छोड़ा है। फुटकर आय 7,000। जमा का पहले इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि फिर उधार वाला सिर्फ हमें देखकर ही लिखना रहेगा, फटाफट हम लिख लेंगे। डूबत ऋण वापसी, वो कितना दिया हुआ है? तो 1,000। अब उधार वाला सबके सब लाभ हानि में हमें बारी बारी से देख कर लिखना है, सिर्फ जिस पर समायोजन है तो रुकना है, तो ऊपर से लाइन से ही लिखना है, उस पर कोई समायोजन नहीं है। तो ऑफिस खर्च 80,000, शोरूम का भाड़ा 10,000, पैकिंग खर्च 12,000, पैकिंग खर्च के बाद है डूबत ऋण 8,000। आपको याद होगा कि एक समायोजन भी है उसमें, तो उसके लिए हम लोग डूबत ऋण तलपट और डूबत ऋण समायोजन, डूबत ऋणामत समायोजन, आज भी सिर्फ एक ही है समायोजन डूबत ऋणामत का, तो आज भी 4 कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। डूबत ऋण तलपट कितना? 8,000, और आप बना भी देते हैं 4 कॉलम तो भी कोई बात नहीं। और डूबत ऋण अनामत जब आएगा तब हम लिखकर बाहर लिख देंगे। उसके बाद विज्ञापन खर्च वैसे का वैसा, कितना है विज्ञापन खर्च? तो 14,000। बिक्री वितरण खर्च, बिक्री वितरण खर्च ये कितना है? बिक्री वितरण खर्च 20,000। वित्तीय खर्च, वित्तीय खर्च है 6,000। वित्तीय खर्च के बाद फुटकर खर्च एज इट इज, सिर्फ देख कर लिखना है क्योंकि किसी पर कोई समायोजन नहीं है, तो वो वैसे का वैसा लिखना है। फुटकर खर्च है 8,000, सॉरी वित्तीय खर्च है 6,000, फुटकर खर्च है 16,000।
फुटकर खर्च के बाद है वेतन। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने बनाया है छोटा सा वेतन। वेतन दिया हुआ है आपको 8000, आपको इनर कॉलम में लिखना है 8000 क्योंकि समायोजन है। समायोजन कौन सा है उस पर? तीसरा समायोजन आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वेतन का 400 पूर्वदत्त है। पूर्वदत्त है मतलब अग्रिम चुकाया, तो पूर्वदत्त लिखना थोड़ा छोटा है इसलिए पूर्वदत्त ही लिख रहा हूँ। कितना है पूर्वदत्त? तो पूर्वदत्त है 400, तो 8000 में से 400 माइनस करेंगे तो 7600। वेतन के बाद है कर बीमा। कर बीमा भी कहाँ पे आएगा? लाभ हानि खाते के उधार में ही कर बीमा। कितना दिया हुआ है कर बीमा? 2000। उसके बाद शुद्ध लाभ दिया है, वो अभी हमें नहीं लिखना है क्योंकि हमारा शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि अलग आएगा क्योंकि हम समायोजनों की भी असर दे रहे हैं। अब पूर्वदत्त बीमा का एक असर करना रह गया है क्योंकि समायोजन था, इसकी 2 असर होगी, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमने वेतन में से माइनस किया एक असर और दूसरी असर अग्रिम चुकाया है, तो कहाँ पे आएगा? संपत्ति लेना में पूर्वदत्त बीमा। कितना? 400। तो इस तरह से एक समायोजन भी हो चुका है हमारा। चलिए अब पीछे देखते हैं। पीछे पक्की तलपट दिया है, पक्की तलपट में सबसे पहले पूंजी, तो पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाए। धारा का है 1,60,000 और मीरा का है 1,20,000। 1,60,000 और 1,20,000। पूंजी पे कौन सा समायोजन है? तो आप देख सकते हैं पूंजी पर पहला ही समायोजन है, तो पूंजी का ब्याज पूंजी के ही नीचे लिख देंगे। पूंजी का ब्याज। तारीख का कॉलम बनाना इतना कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर बना दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 5%, 1,60,000 का 5% करेंगे तो 16,85 8,000 और इसका 5% करेंगे तो 12,5 60 6,000। यहाँ पे जमा में है तो यहाँ पे हम कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि वितरण में उधार में पूंजी का ब्याज, धारा और मीरा। कितना कितना? तो 8,000 और 6,000, दोनों मिलाकर 14,000। चलिए पूंजी के बाद दिया हुआ है आहरण। आहरण कहाँ पे आएगा? तो पूंजी खाते के उधार में आहरण। धारा का कितना दिया हुआ है? 48,000 और मीरा का कितना दिया हुआ है? 24,000। ये पूंजी खाता बनाने से हमारा फ़ायदा ये है कि हमें जैसे उन लोगों ने लेंदी लिखा है उतना लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। पूंजी की जो शेष आएगी हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकेंगे। उसके बाद आहरण के बाद क्या दिया हुआ है? लेनदार। लेनदार कहाँ पे आता है? पूंजी दायित्व में। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर समायोजन है, तो लेनदार कितना दिया हुआ है? 32,000। कौन सा समायोजन है उसके ऊपर? तो छठा समायोजन है। क्या है छठा समायोजन? कि लिखना बाकी खरीदी का है, लिखना बाकी उधार खरीदी या खरीदी। कितना? 1600 जोड़ देंगे तो 33,600। इसकी दूसरी असर हम पहले से ही कर चुके हैं, खरीदी में या बेचे माल की लागत में हम जोड़ चुके हैं। उसके बाद है देनी हुंडी। कोई समायोजन नहीं है तो वैसे का वैसा। देनी हुंडी कितना है? तो 8,000। ऊपर से जो हमने जगह छोड़ा है वो पूंजी के लिए छोड़ा है और हमने पूंजी खाता बनाया है इसलिए हमें कोई टेंशन भी नहीं। डायरेक्ट धारा और मीरा का पूंजी डायरेक्ट हम लिखकर जोड़कर बाहर लिख देंगे। अब संपत्ति साइड पे जाते हैं। संपत्ति में पहली संपत्ति है मकान, तो संपत्ति लेना में ऊपर से ही आएगा मकान। इनर कॉलम में आएगा क्योंकि उस पर समायोजन है। कितना है? 2,40,000। कौन सा समायोजन है उसके ऊपर? दूसरा समायोजन है। देख सकते हैं कितना परसेंट घिसाई गिनना है? 10%, तो माइनस 10% घिसाई। 2,40,000 का 10% करेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, 24,000। 2,40,000 में से 24,000 घटाएंगे तो 2,16,000। बिना भूले दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में मकान का घिसाई 24,000। अब मकान के बाद क्या है? प्लांट यंत्र फर्नीचर। दोनों में से किसी पर कोई समायोजन नहीं तो डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। प्लांट यंत्र कितना दिया हुआ है? तो प्लांट यंत्र दिया हुआ है 20,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया हुआ है? तो फर्नीचर दिया हुआ है वो भी 20,000। विनियोग अंदर के साइड में लिखेंगे क्योंकि समायोजन है। विनियोग कितना है? तो विनियोग है 24,000। कौन सा समायोजन है विनियोग पर? तो आप देख सकते हैं चौथा समायोजन है विनियोग पर कि 800 ब्याज मिलना बाकी है, तो प्लस मिलना बाकी ब्याज 800। बाहर कितना आएगा? 24,800। दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते थे, विनियोग लिखकर मिलना बाकी ब्याज नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने जोड़ दिया है। और दूसरी असर लाभ हानि के जमा में
मिलना बाकी विनियोग का ब्याज या खाली ब्याज लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितना 800। विनियोग के बाद चालू संपत्ति में रोकड़ शेष, बैंक शेष वैसे का वैसा। रोकड़ शेष कितना है? रोकड़ शेष 10,000। बैंक शेष 25,000। उसके बाद लेनी हुंडी 5,000। देनदार 56,000 इनर कॉलम में, क्योंकि समायोजन है। कौन सा समायोजन है? तो पांचवा है। डूबत अनामत 1200 रखना है तो माइनस डूबत अनामत 1200। 56,000 में से आप 1200 घटाएंगे तो 54,800। अब ऐसे समायोजन तो कोई बाकी नहीं है, क्योंकि किसी पे भी सही का निशान नहीं लगाया, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि सबकी दो असर हो गई है कि नहीं। पूंजी पर ब्याज, ये देखिए पूंजी के नीचे यानी पूंजी खाते के जमा में, लाभ हानि वितरण खाते के उधार में। दूसरा समायोजन था घिसाई, मकान में से 10% माइनस किए और लाभ हानि खाते के उधार में। तीसरा समायोजन था वेतन का 400 प्रदत्त है तो वेतन में से हमने माइनस किया था और संपत्ति लेना में लिखा है। चौथा समायोजन था विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है तो विनियोग में हमने जोड़ दिया था और लाभ हानि खाते के जमा में लिखा है। पांचवा था डूबत ऋण अनामत, हम देनदार में से माइनस कर दिए हैं और यहाँ पे हमने डूबत ऋण अनामत समायोजन के रूप में लेखा किया है। पहले से जगह छोड़ के रखे हैं तो 8,000 पहले से था और 1200 समायोजन का है। 8,000 और 1200 जोड़ेंगे तो 9,200। छठा समायोजन था खरीदी का लिखना बाकी है, लेनदार में भी जोड़ दिया और हमने खरीदी के तो नहीं दिया था, लेकिन उसके बदले में बेचे माल की लागत दी हुई थी, उसमें हमने क्या किया है? जोड़ दिया है। अब हम खाते बंद करते हैं रोज की तरह। सबसे पहले व्यापार खाता, तो व्यापार खाते में जमा का योग ही ज़्यादा आएगा, योग करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही है तो वही है 7,84,000। 7,84,000। जब आप इसे बंद करेंगे तो सकल लाभ आएगा 3,18,400, जिसे हम लाभ हानि खाते ले जाएंगे। 3,18,400 लाभ हानि खाते, यहाँ उधार में आया तो लाभ हानि के जमा में लिखेंगे। सकल लाभ व्यापार खाते से लाए 3,18,400। अब लाभ हानि खाता बंद करेंगे तो लाभ हानि खाते का जमा पक्ष का ही योग ज़्यादा आएगा 3,27,200। इन सबको जोड़ेंगे तो 3,27,200। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बनाया था तो यहाँ पे लिखना था हमको 3,27,200। 3,27,200 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध लाभ डिफरेंस से हमें मिलेगा कितना? तो 3,27,200 में से ये सब और यहाँ भी लिखा हुआ है कुछ रकम, वो सब माइनस करने के बाद 1,26,400। यहाँ पे उधार में आया तो यहाँ पे कहाँ आएगा? जमा में। शुद्ध लाभ 1,26,400। अब ये भी खाता बंद करेंगे तो इसका टोटल आएगा 1,26,400। 1,26,400 यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वितरण पात्र लाभ, जो हम धारा और मीरा पे लाभ हानि के अनुपात में बांट देंगे। और लाभ हानि का उनका अनुपात क्या था? 3:2 था। उसमें अगर हम बांटेंगे यानी 1,12,000 की डिफरेंस से कितनी रकम आएगी? यहाँ पे 1,12,400। इस 1,12,400 वितरण पात्र लाभ को हम धारा और मीरा के बीच उसके लाभ हानि के प्रमाण में बांटेंगे। उनका लाभ हानि का प्रमाण क्या था? 3:2 यानी 1,12,400 गुणे 3/5 और 1,12,400 गुणे 2/5। तो पहले वाले का आएगा 67,440 और दूसरे वाले का आएगा 44,960। अब इसकी भी क्रॉस एंट्री हम कहाँ करेंगे? पूंजी खाते के जमा में करेंगे। वितरण पात्र लाभ पहले वाले का 67,440 और दूसरे वाले का 44,960। अब बंद करेंगे तो आपको मालूम ही है पूंजी खाते का जमा का ही ज़्यादा आता है, तो जमा का टोटल पहले वाले का 2,35,440 2,35,440 और दूसरे वाले का 1,70,960 1,70,960। वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे 2,35,440 और 1,70,960। इन सभी प्रश्नों को जब तक मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों को एक बार तो आप देख के कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अपने मन से हल करने की कोशिश ज़रूर करिएगा।
डिफरेंस से जब हम निकालेंगे यानी 2,35,440 में से 48,000 घटाएंगे तो 1,87,440 और दूसरे वाले का 1,49,960 1,46,960। इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे तो पहले वाले का 1,87,440। हो सकता है कि बाई चांस किसी आंकड़े में मिस्टेक हो जाए, कोई गलत से लिखा जाए, तो ऑनलाइन वीडियो चल रहा है, डायरेक्ट वीडियो चल रहा है, तो हो सकता है हमारा ध्यान इतने में ना जाए, तो आप उसे सुधार लीजिएगा। अब पूरी क्लास के सामने हम लोग ये सब करवाते हैं तो उस समय किसी न किसी बच्चे का, क्लास में बैठे 50-60 बच्चे में से किसी न किसी बच्चे का ध्यान जाता है। तो इसी तरह से आपको देखते समय कोई गलती लगे तो उसे सुधार लीजिएगा। 3,34,400 टोटलिंग वगैरह में कहीं पे कोई मिस्टेक हो या कोई जीरो लिखना कहीं रह गया हो। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग तो 3,76,000 हो गया है। इसके लिए मैंने साइड में थोड़ा 3,76,000। आज का जो हमारा सवाल का टॉपिक था वो सुधारा हुआ वार्षिक हिसाब। आज के हमारे सवाल का जो टॉपिक था वो सुधारा हुआ वार्षिक हिसाब था कि हम एक वार्षिक हिसाब पहले से दिया हुआ है तो उसे हम सुधार कर कैसे बनाएंगे। सुधार कर क्यों बनाना था? क्योंकि समायोजनों की असर देना उसमें बाकी था। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे निजी रूप से व्हाट्सअप करें। ऐसे में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और इन सभी को एक बार आप फेयर कॉपी में लिखें और कोशिश करें कि फिर से अपने मन से आप इसे करें। थैंक यू सो मच। जो कट गया है उसे मैंने जोड़ दिया, आप देख लीजिएगा।